हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 15 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखिए, जैसे जैसे आप सभी का प्रीलिम्स नज़दीक आता जा रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है कि आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के ऊपर भी ध्यान दें। राइट, हम डेफिनेटली जो अ, हमारी जो सीरीज चल रही है प्रीलिम बूस्टर की उसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें कुछ मॉक टेस्ट भी देने चाहिए एंड उसी वजह से हमारी टीम की तरफ से फ्री ऑल इंडिया यूपीएससी मॉक टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर द सीरीज प्रज्ञान। यहाँ पर जो आपका सेकंड मॉक है वो होगा कल 16 अप्रैल को। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसके अंदर दोनों के दोनों टेस्ट मिलेंगे आपको, GS1 का भी और सीसेट का भी। तो एग्जाम लाइक कंडीशंस के हिसाब से आप कहीं ना कहीं यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। ऑल इंडिया आपको रैंक मिलेगी, कहाँ पर आप बाकी उसके साथ स्टैंड कर रहे हो। आपको एक एनालिसिस मिलेगा जिसके बेसिस के ऊपर आप देख पाओगे कि कौन से मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से वीक एरियाज हैं एंड कहाँ पर मुझे ये चीज़ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो हमारा जी वेबसाइट है pwonlyas.com, यहाँ पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, ताकि आप टाइम पर टेस्ट दे पाओ एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं तो हमारी टीम को भी रीच आउट कर सकते हो। राइट, अब देखो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है। ठीक है, मैंने कुछ सी सेट की वीडियोस में अपलोड कर भी रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा रेगुलरली मैं नहीं कर पाया जो शेड्यूल के हिसाब से, बट जब मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए सी सेट की वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। एंड कल भी मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी है, तो मेक श्योर कि आप वो भी वीडियो देखिए। आई एम श्योर 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप वहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, वो तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे। राइट, अब ये न्यूज़पेपर आप देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस को भी, द हिंदू को भी, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर दीजिए, तो डेफिनेटली आज हम उनके बारे में थोड़ा और देख लेंगे। बट उससे पहले कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिगार्डिंग, इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो ना ये जो साहेल रीजन है इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना इसको बोलते हैं साहेल रीजन। राइट, अब ये जो सारी बात है ना मेजरली इस रीजन के रिगार्डिंग है। ये एक तरह का देखो एरिया है। ठीक है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि काफी सेमी एरिड क्लाइमेट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया आपको पता होना चाहिए। इस साइड आप जानते हो अटलांटिक ओशन आ जाता है, इस साइड हमें रेड सी देखने को मिलता है, तो इसकी थोड़ी लोकेशन का हमें आइडिया होना चाहिए। काफी ना डेजर्टिफाइड एरिया इसको भी माना जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे ना, दरअसल ये इसी एरिया में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। पहले इसका नाम ऑपरेशन सेरवाल था, SERVAL, पर अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? ऑपरेशन बारखेन। अब हुआ क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया था? देखो, यहाँ पर ना फ्रांस ने देखा कि बहुत सारे इस्लामिक टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जैसे अलकायदा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो नॉर्दर्न माली एरिया है ना यहाँ पर इनका कंट्रोल था। अब इस वजह से क्या कोशिश करेगी कि नहीं, हमें काउंटर टेररिज्म के ऊपर फोकस करना है, तो इसका नाम चेंज करके हमने ऑपरेशन सरवाल का नाम क्या रख दिया? ऑपरेशन बारखेन इसका नाम रख दिया। तो उसके बेसिस पे क्या हुआ, फ्रांस ने क्या कोशिश करी कि जो लोकल कहीं ना कहीं है, ठीक है, जो लोकल आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको हम हेल्प करें, ताकि जो जो दूसरे फोर्सेज है ना, आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको हम एक तरह से खत्म कर पाए। आई बात समझ में? तो एक तरह की काउंटर टेररिज्म फोर्स की तरह इसको आप देख सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या फ्रांस इसमें सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा? देखो, कुछ जगह सक्सेस डेफिनेटली मिली इनको, फ्रांस को, पर बहुत सारी जगह पे एज अ फेलियर भी इसको देखा गया। ठीक है, बहुत सारी जगह पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, तो उससे लोगों के बीच में भी गुस्सा बढ़ता गया कि नहीं, आप काम ही नहीं कर पा रहे हो ढंग से। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है और लोग भी थोड़े एंटी फ्रेंच वहां पे होने लग गए थे ओवरऑल। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या किया, फिर फ्रांस ने अपने कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स तो जारी रखे, पर ओवरऑल डिसाइड किया कि नहीं, हम ये जो ऑपरेशन बारखेन है इसको हम एक तरह से अब खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना, उनका जो 10 साल से भी लंबा जो एक तरह से ऑपरेशन बारखेन चला अफ्रीका के अंदर, इसको अब खत्म कर दिया गया है। तो इस वजह से डेफिनेटली आपको इसके बारे में अच्छे खासा आइडिया होना चाहिए, जैसा कि हमने डिस्कशन यहाँ पे करा भी है। राइट, अब सर मंडे के लिए क्या होमवर्क रहेगा? मंडे के लिए नुकसानतरा। ठीक है, ये वर्ड क्यों न्यूज में था, किस बात की बात, किस किस पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं जब ये इस पर्टिकुलर वर्ड का जिक्र कर रहे हैं, और किस कंट्री से संबंध रखता है, क्यों न्यूज में था, ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं अच्छे से पता होनी चाहिए। राइट, चलते हैं आगे डिस्कशन करते हैं। और इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मंडे के लिए दिया जा रहा है वो ये है, रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल एंड सोलिसिटर जनरल। इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कल भी मैंने आपसे कुछ पूछा था, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट में बताया भी है कि सर हम थोड़ा और जानना चाहते हैं। और ऊपर से देखो, कल जो मैं बात कर रहा था स्टैचू की, तो बिल्कुल उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है चीफ मिनिस्टर जो KCR राव जी हैं उनके द्वारा। इंडिया का ये टॉलेस्ट स्टैचू है अम्बेडकर जी का।
और ध्यान रखिएगा ये जो पर्टिकुलर स्टैचू है ना, ये बनाया गया है राम वानजी सुतार जी के द्वारा, जो कि पद्म भूषण अवॉर्डी भी है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में देखते हैं। तो देखो, इनका बर्थ हुआ था 1891 के अंदर 14 अप्रैल को, और कास्ट सिस्टम को फाइट करने के अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनका जो ओरिजिनल नाम था ना, वो उनके गांव से आता है। उनका गांव का नाम क्या था? अंबावाडे। तो इनका एक्चुअल में पहले नाम क्या था? अंबावादेकर। ठीक है, बाद में आप नोटिस करें तो इनका नाम अंबेडकर बन गया। एंड मैंने जैसे आपको बताया भी था पहले, ये देखो कास्ट सिस्टम से काफी ज्यादा, इनको काफी ज्यादा ये उसको गलत मानते थे, राइट। एंड अपनी डेथ से लगभग 2 महीने पहले इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ये बात भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनको फादर माना जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है ना। एंड साथ ही साथ ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर पीएचडी डिग्री प्राप्त करी अब्रॉड से। पहले मिनिस्टर थे लॉ एंड जस्टिस के। ठीक है, आप देख सकते हो 1947 से लेकर 1950 तक ये अपने ऑफिस में रहे। अब इसके साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हमारे ट्राई कलर फ्लैग के अंदर जो अशोक चक्र है, उसका क्रेडिट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को दिया जाता है। ध्यान रखना, नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया गया था? वो पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा किया गया था, पर जो अशोक चक्र है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा करा गया था। अब यहाँ पर ना आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप जानते हो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है, उसमें ना 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया। एक तो थे देखो डॉक्टर अंबेडकर जी, एक सेकंड पर्सन और थे। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे सेकंड पर्सन कौन थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बट आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक थोड़ा देखो, गांधी जी के साथ कई बार इनका ना विवाद भी रहा कुछ मुद्दों के ऊपर। ऑल्दो दोनों का एजेंडा सेम था, बट कुछ मुद्दों के ऊपर विवाद रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पूना पैक्ट के रिगार्डिंग हुआ क्या था कि देखो, इस टाइम पर सरकार के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट के रिगार्डिंग एक कम्युनल अवार्ड को प्रेजेंट किया गया था। अब गांधी जी उस टाइम पूना के अंदर थे, ठीक है, जो यरवदा जेल है वहां पर थे। अब गांधी जी ने इसके अगेंस्ट फास्ट एंड टू दैट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो अंबेडकर जी थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में थे, पर गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। फिर बाद में क्या हुआ, जब गांधी जी ने काफी लंबे टाइम तक फास्ट रखा, तब अंबेडकर जी उनसे मिलने गए। ठीक है ना, और अंबेडकर जी ने उनके मिलने के बाद उनकी जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो उसको हटा दिया और उसकी जगह रिजर्वेशन को वो मान गए। ठीक है, तो इसको इसी को क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट बोला जाता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिसीट्स को रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, साथ में ही जो 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 तक का टाइम था, उसको ईयर ऑफ सोशल जस्टिस बोला जाता है। अंबेडकर जी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन सभी के ऊपर को क्वेश्चन पूछा गया है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। इनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले। ठीक है, बोधिसत्व हो गया, भारत रत्न हो गया, फर्स्ट कोलंबियन हेड ऑफ द टाइम, द ग्रेटेस्ट इंडियन, इस तरह के अवार्ड्स। एंड एक इंपॉर्टेंट बुक, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। ठीक है, साथ में द अनटचेबल्स हो गया, हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इन्होंने 5 पीरियोडिकल्स भी दिए हैं। देखिए तो जैसे मूक नायक के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखी है। ठीक है, तो इस तरह से बाकियों के नाम जैसे प्रबुद्ध भारत, जनता, समता, बहिष्कृत भारत, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। देखो आई अंडरस्टैंड थोड़ी फैक्चुअल जरूर इन्फॉर्मेशन है, बट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, हमें पता डेफिनेटली होना चाहिए। क्योंकि देखो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मूक नायक के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो इस तरह बाकियों के ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पुथंडू। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप समझना है किसकी बात कर रहे हैं। इसको है, ये क्या है? तमिलनाडु का नए साल का सेलिब्रेशन है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अटेंड किया था। ठीक है, तो उस वजह से ये न्यूज में आ गया है। इसको पुथांडु या फिर पुथु वरुदम के नाम से भी जाना जाता है। और ये तमिलनाडु का एक नया न्यू ईयर की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि उनके चिथिराई मंथ का पहला दिन भी होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नॉर्दर्न इंडिया या सेंट्रल इंडिया के अंदर हमें बैसाखी देखने को मिलती है, केरला के अंदर विशु देखने को मिलता है, उसी तरह से पुथांडु जो है वो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाता है। एक स्पेशल डिश है मंगाई पाचदी। ठीक है ना, वो इस दिन तैयार करी जाती है, जो कि थोड़ी स्वीट भी होती है। ठीक है, सॉर, बिटर, स्पाइसी, हर तरह की चीजें होती हैं। मतलब कहने का मतलब खट्टा, मीठा, नमकीन और साथ ही साथ कड़वा, सारे इसके अंदर टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इंसान की जिंदगी भी कहीं ना कहीं इसी तरह से होती है। ठीक है ना, कभी उतार चढ़ाव, कभी बैलेंस्ड, सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप इस ऐसा मानते हैं कि इस डिश को खाते हो ना, तो आपकी जिंदगी में भी एक बैलेंस सा बन जाता है। ठीक है, तो इस बात का नाम ध्यान रखना है पुथांडु का भी, और ये जो पर्टिकुलर डिश है इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोकायुक्त। देखो अभी क्या हुआ है ना, जो लोकायुक्त है दरअसल में उन्होंने एक डिसीजन दिया था। डिसीजन क्या था? डिसीजन ये था कि जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना, वो अलग अलग तरह के लोगों को सिलेक्ट करती है।
ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा लोकायुक्त ने कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक तरह से कैंडिडेट्स होते हैं वो पब्लिक मैटर है, और इस वजह से क्या होना चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ जो कैंडिडेट्स किसको सिलेक्ट करना है वहां पर कम्युनिटी का भी रोल होना चाहिए। बट जो केरला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है उन्होंने इसके अगेंस्ट फैसला सुनाया है। उन्होंने बोला है कि देखो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने कैंडिडेट को लेकर आती है ना मैदान के अंदर, तो वो उनकी मर्जी है, वो जिसको मर्जी लेकर आए, ठीक है ना। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये पब्लिक मैटर है तो इसको नहीं लेकर आ सकते, नहीं। पार्टी जो अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है वो अपने संविधान, जो पार्टी का संविधान होता है उसके हिसाब से, उस पार्टी के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, जीतने के क्या चांसेस हैं, हर पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हम इंटरफेयर यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ये पार्टी का एक इंटरनल अफेयर है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बोला है डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट में। ठीक है, तो थोड़ा लोकायुक्त के बारे में हम समझ लेते हैं। देखो आप नोटिस करो कि होता क्या है ना कि कई बार ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये करप्शन के अगेंस्ट काम करती है। सर कैसे? जैसे मान लो कि पब्लिक सर्वेंट है, उसके अगेंस्ट कोई एलिगेशन है कि भैया इसने घूस खाई है, इसने कोई ना कोई करप्शन करी हुई है, तो इस तरह के जो ग्रीवांसेस होंगे, ठीक है, इस तरह की जो शिकायतें होंगी, उनके अगेंस्ट कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? वो हमें लोकायुक्त देखने को मिल जाता है। जैसे लोकपाल होता है ना, उसी तरह से स्टेट्स के लिए लोकायुक्त देखने को मिलता है। तो यही एक क्या है, इंडियन पार्लियामेंट्री ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन क्या होता है? एक तरह का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो क्या करता है, जो अगर किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट होती है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है ना, ताकि जो लोगों का हित है उसको हम एक तरह से प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये होता है लोकायुक्त, जो कि हमारी हर स्टेट गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका काम वही है कि ग्रीवेंसेस आते हैं कुछ ना कुछ, उसको एड्रेस करें, एंड जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपने अंदर एक इंटीग्रिटी जगा के रखें, इसके लिए ये काम करता है। ये इसका जो आइडिया था ना, ये दरअसल में स्कैंडिनेवियन कंट्री से यहाँ पे देखा जा सकता है। महाराष्ट्र पहली स्टेट थी जिसने 1971 के अंदर लोकायुक्त लेके आए। फिर हमने एक एक्ट पास किया, ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, जिसके थ्रू क्या हुआ, लोकपाल सेंटर के लिए, ठीक है, एंड लोकायुक्त स्टेट्स के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थोड़ा एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि जो लोकायुक्त होते हैं या तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं फॉर्मर, ठीक है, या फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं। ये दोनों चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखो इनका जो नॉमिनेशन है ना, वो देखो काफी सारे लोग मिलकर सिलेक्ट करते हैं। जैसे उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गए, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट हाई कोर्ट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहां के, अगर काउंसिल भी है तो वहां के भी, साथ में स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो वहां के चेयरमैन भी। तो डिफरेंट पर्सन यहाँ पे करते हैं, एंड फाइनली फिर गवर्नर साहब उस पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं एज लोकायुक्त। तो ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक दो बातें और, ठीक है, ये यहाँ पे रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते दूसरी टर्म्स के लिए, और इनका टाइम पीरियड क्या होता है, 5 साल का या 70 ईयर्स ऑफ एज, जो भी अर्लियर होती है। ये ज्यादातर स्टेट्स में इसी तरह से हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इनको अगर आपने हटाना हो तो इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू ही आप इसको हटा सकते हो, इनको डिसमिस या ट्रांसफर वहां की सरकार नहीं कर सकती। तो कुछ ऑटोनॉमी यहाँ पे देने की बात करी गई है, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कम्बम ग्रेप्स। देखो इस पर्टिकुलर कम्बम ग्रेप्स को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। सर कौन सी स्टेट के अंदर मिला है? द आंसर इज तमिलनाडु। जीआई टैग्स का जिक्र हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं पिछले 1-2 महीनों के अंदर ही, तो दोबारा बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, बट ये आइडिया होना चाहिए कि कम्बन ग्रेप्स जो है ना, ये हमें तमिलनाडु के साथ रिलेट करते हैं। वेस्टर्न घाट्स के अंतर्गत देखो तो एक हमारी कम्बम वैली है, वहां से हमें ग्रेप्स देखने को मिलते हैं। इसको ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। अब सर ऐसा क्या खास है यहाँ पे? देखो अगर आप इन ग्रेप्स की बात करो ना, तो यहाँ पे विटामिन देखने को मिल जाएंगे, टार्टरिक एसिड हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज से आपको बचाते भी हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इस वजह से बहुत हेल्पफुल है। साथ में इनको आप वाइन बनाने के अंदर, जूस बनाने के अंदर, ग्रेप जूस हो गया, रेजिन्स हो गया, इनके अंदर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इनका देखो जो कलर होता है ना, आप देखो वो पर्पिश ब्राउन होता है, पर्पल और ब्राउन का कलर होता है, ठीक है, और उनका टेस्ट काफी अच्छा होता है, ऐसा ऐसे माना जाता है। एंड थेकड़ी हिल्स हो गया, बरसनाडू हिल्स हो गया, कोडाईकनाल हिल्स हो गया, वहां पर ये कम्बम वैली आपको देखती हुई देखने को मिल जाएगी। अब इसकी स्टोरी भी देखो काफी इंटरेस्टिंग है। जनरली जैसे कॉफी की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, कॉफी कैसे आई, उसी तरह से ग्रेप्स से ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये ग्रेप्स भी एक फ्रेंच मॉन्क के द्वारा तमिलनाडु के अंदर लाए गए थे, ठीक है ना। काफी जल्दी से ये ग्रो कर जाते हैं, एंड उस एरिया के अंदर जितना भी होता है ना ग्रो, तो ये पर्टिकुलर वैरायटी ही यहाँ पे ग्रो होती है। तो थेनी डिस्ट्रिक्ट भी इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो ये थोड़ा कम्बम ग्रेप्स के रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए था कि तमिलनाडु के अंदर इसको जीआई टैग मिला है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आरईआईटी एंड इनविट्स। देखो समझने की कोशिश करना, एक हम बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, और एक बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। मैं समझाता हूँ कि आखिर इनका मीनिंग क्या होता है, फिर इनके रिगार्डिंग क्या न्यूज है वो भी हम समझ लेंगे। देखो आप जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालते हो ना, होता है ना कि आप लोग जैसे मान लो कि आपके पास करोड़ों रुपया तो है नहीं, पर आप चाहते हो कि अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना,
तो आपके पास अगर 500 रुपया भी है ना, आप क्या करते हो, ये एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे देते हो। वो क्या करता है, इसका 500 रुपये का भी पैसा आप ही की तरह हजारों लोग मिलके पैसा डालते हैं, एंड ये पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर अलग अलग कंपनीज के अंदर डाल देता है। अब बात समझ आई? तो म्यूचुअल फंड के अंदर होता क्या है, आप अकेला पैसा नहीं डाल सकते बहुत ज्यादा, पर आप थोड़ा सा पैसा डाल सकते हो। इसी तरह आपकी तरह हजारों लाखों लोग हैं, वो आपको के साथ मिल सकते हैं, एंड उस हिसाब से म्यूचुअल फंड मैनेजर अलग अलग कंपनीज के अंदर पैसा डाल देगा। प्लस आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं था, मतलब आपको पता ही नहीं कौन सी कंपनी में डालना है नहीं डालना, तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है इसको सब पता होता है, तो ये हर जगह पे प्रॉपरली पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, ये भी एक्चुअल में एक म्यूचुअल फंड की तरह ही है। बस होता क्या है यहाँ पे, होता ये है कि हम पैसा कहाँ डाल रहे हैं, हम पैसा डाल रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। आई बात समझ में? कि रियल एस्टेट जैसे मान लो कि हुआ क्या, बहुत आप लोग ना, मान लो कि घर खरीदना चाहते हो, घर नहीं, आप कुछ रियल एस्टेट के अंदर कुछ खरीदना चाहते हो, तो होगा क्या, आप जैसे हजारों लोग क्या खरीद लेंगे, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को खरीद लेंगे। तो आप सभी ने क्या किया, पैसा इकट्ठे मिलकर पूल कर लिया, फिर उसके तरह पे आपने क्या खरीद ली, एक तरह की रियल एस्टेट खरीद ली। ठीक है, बस होता क्या है, ये चीज रेगुलेटेड होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे यही हुआ कि आप सभी ने क्या किया, कुछ पैसा था, आप सभी ने इकट्ठा किया और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज नोन एज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जब मैं बात करता हूँ इन्वेट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यहाँ पर क्या होता है, आप पैसा डाल रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो जैसे रोड बनाने के अंदर, हाईवे बनाने के अंदर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी यही चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की नीड्स को पूरा करने के लिए ये चीज होता है। बहुत छोटे छोटे लोग भी, ठीक है, बहुत छोटा छोटा पैसा भी इसके अंदर डाल सकते हैं, एंड कुछ पैसा कमा सकते हैं एज अ रिटर्न। ये होते हैं इन्वेट्स और REIT। इनको इंट्रोड्यूस किया गया है सेबी के द्वारा, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? और अब देखो ना, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मतलब कि आपने पैसा आज डाला, ठीक है, अब सड़क बनेगी या ब्रिज बनेंगे या हाईवेज बनेंगे, ये तो कई सालों के बाद बनेंगे ना, तो वहां से जो रिटर्न आती है थोड़े लंबे टाइम के बाद आती है, इसको बोलते हैं लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अब देखो, अभी न्यूज में क्या हुआ है, न्यूज में ये हुआ है कि ना इनके इंडेक्स लॉन्च करे गए हैं। कहने का मीनिंग क्या है, इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर आप सेबी के अंदर देखो, सेबी नहीं सॉरी, NSE BSE इसके ऊपर देखो, तो यहाँ पर तो हजारों कंपनी लिस्टेड आपको देखने को मिल जाएंगी, बिल्कुल। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आज मार्केट ऊपर गया या आज मार्केट नीचे गया, तो आप कैसे बता पाओगे? आप बोलोगे कि सर इसमें तो इतनी हजारों कंपनीज है, मैं कुछ कंपनियां ऊपर गई हैं कुछ नीचे गई हैं, मैं कैसे बता दूं? तो उसके लिए हम एक इंडेक्स बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, ये जो निफ्टी निफ्टी 50, ठीक है ना, या आपने सेंसेक्स सुना होगा। तो सेंसेक्स में जैसे क्या होता है, जो 30 कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, उसको देख लिया जाता है कि इन 30 कंपनीज में से ओवरऑल एवरेज कैसा रहा, क्या ऊपर गया या नीचे गया। तो ये सेंसेक्स क्या एक तरह का इंडेक्स है, बताता है कि 30 कंपनीज जो थी वो कैसे गई, ऊपर नीचे गई, कैसे गई। उस तरह से निफ्टी 50 50 का बताता है। तो एक इंडेक्स हमें ना एक तरह हिंट कर देता है कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो शायद कैसा गया होगा, क्योंकि हजारों लाखों कंपनीज का तो हम नहीं देख सकते, तो इंडेक्स के थ्रू हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अभी न्यूज में यही था कि NSEIL, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस लिमिटेड है, एक सब्सिडरी है NSE की, उसने लॉन्च किया है REIT और इनविट के जो इंडेक्स, इनको लॉन्च किया है। आई बात समझ में? तो न्यूज में इसलिए था। इससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं चेक कर पाओगे कि REIT की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसकी दूसरे की परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये सारी बातें। इसके अलावा थोड़ी और डिटेल भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस के ऊपर उनको चूज किया जाएगा। कहने का मीनिंग क्या, कि कितना शेयर्स उनके मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, उस हिसाब से उनकी जो मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो देखी जाएगी, और जिसके सबसे ज्यादा होंगे उनके बेसिस के ऊपर उनका उतना वेटेज दे दिया जाएगा। अब इनका बेस वैल्यू क्या होगा, बेस डेट होगी इनकी, बेस वैल्यू होगी 1000 और बेस डेट होगी जुलाई 1 2019। उस हिसाब से इंडेक्स को रिव्यू किया जाएगा और रीबैलेंस किया जाएगा ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए थी। अब देखो, जो REIT इन्वेट्स हैं, ये डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रियल एस्टेट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहां पर कहीं ना कहीं पैसा डालना चाहिए, ठीक है ना, हमारी देश का ग्रोथ भी होगा। एंड ऑन द अदर हैंड जो इन्वेस्टर्स होंगे ना, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, कि ऐसा नहीं कि हम बस पैसा शेयर्स में डाल रहे हैं, हम पैसा गोल्ड में डाल रहे हैं, डेट में डाल रहे हैं, नहीं, उसके अलावा भी और यहाँ पे अपना पैसा डाल सकते हैं। एंड जो कहीं ना कहीं अपना रिस्क था ना, उसको भी डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि शेयर मार्केट डूबने लग जाएगी तो बाकी चीजें भी डूबेंगी, नहीं, रेट इन्वेट हो सकता है आपके बढ़ते रहे, ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो ये थे कुछ टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करने थे। मैंने कल आपको हिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिया था, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बोला भी था कि आप बुद्धिज्म जैनिज्म इसको रिवाइज कर लीजिए। देखो, बुद्धिज्म के अंदर हमें दो मेजर सेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और भी हैं, मना नहीं कर रहा, बट ये दो मेजर की मैं बात करूंगा आज, महायान और हीनयान की। देखो, जब हम बात करते हैं ना हीनयान की, तो हीनयान वाले क्या मानते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे वो एक ह्यूमन बीइंग ही थे,
ठीक है। वेरस जब मैं बात करता हूँ महायान की, यहाँ पर ये इनको भगवान की तरह मानते हैं कि ही इज अ डिवाइन बीइंग। ठीक है। अब ये जो महायान वाला है, यहाँ पर हमें जो अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं वो संस्कृत में देखने को मिल जाते हैं, हीनयान के अंदर हमें पाली में देखने को मिल जाते हैं। दरअसल में हीनयान है ना वो थोड़ा पुराना ज्यादा है, महायान के अंदर थोड़े नए चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल रीडिंग्स थी कहीं ना कहीं हमें वो हीनयान के अंदर देखने को मिल जाती थी, जो गौतम बुद्ध एक्चुअली में प्रीच करते थे। महायान के अंदर हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। हीनयान हमें देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, नीचे जो और साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, लाओस, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। महायान थोड़ा ऊपर वाली साइड है, जैसे आपका चाइना हो गया, ठीक है, कोरिया, साउथ कोरिया की बात कर लो, आप तिब्बत की बात कर लो, जापान की बात कर लो, यहाँ पर हमें महायान देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब हीनयान के अंदर एक चीज और नोटिस करो कि अगर आपने कहीं ना अगर आपने सेल्वेशन को अचीव करना है तो वो आप हमेशा खुद ही करोगे। आई बात समझ में, यहाँ कोई आपको मदद नहीं करेगा। पर महायान के अंदर क्या होता है ना, महायान के अंदर हमारे पास बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल जाता है। सर अब ये बोधिसत्व क्या है? देखो, बोधिसत्व एक ऐसा डिवाइन बीइंग कह सकते हो या फिर एक ऐसा पर्सन कह सकते हो जो बाकियों को हेल्प करता है सेल्वेशन अचीव करने के अंदर। मतलब खुद तो वो एनलाइटनमेंट चाहता ही है, बट एट द सेम टाइम बाकियों को भी हेल्प करता है। ठीक है ना। तो जब भी बात होगी बोधिसत्व की तो ये हीनयान नहीं भैया, ये महायान के साथ लिंक्ड है। ठीक है, ध्यान रखना, हीनयान पुराना है तो वहां पे वो टीचिंग्स है जो बुद्धा के द्वारा चली आ रही थी। महायान के अंदर थोड़ी चेंजेस आ गए हैं। महायान के अंदर इन्होंने बोधिसत्व का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि यहाँ पर एक तरह का वो कंपैशनेट वन होता है जो कि एनलाइटनमेंट के पाथ पे होता है और बाकियों को हेल्प करता है इस पाथ को अचीव करने के लिए और अपनी सेल्वेशन को वो डिले कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 जो है, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 है, वो बिल्कुल ठीक है। इस वजह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। थोड़ा महायान हीनयान को भी हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब आज के जो हमने डिस्कशन किया उसके बेस पे 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे इनका मैं आपको क्विकली आंसर बता देता हूँ। IRRI, क्या ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद गवर्नमेंट ऑफ यूएसए? द आंसर इज फॉल्स। देखो हमने पढ़ा था IRRI के बारे में, ये एक नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है ना। किसकी सपोर्ट से बनाया गया था? फिलीपीन गवर्नमेंट से। किसके तरफ फाउंड किया गया था? फोर्ड एंड रॉक फेलर फाउंडेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एनसीईआरटी, क्या ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है? 1961 के अंदर बनी थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल ट्रू है। तीसरा, कुट्टम पेरारूर रिवर, क्या ये आंध्र प्रदेश के अंदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? द आंसर इज फॉल्स। कहाँ की रिवर थी? ये हमें केरला के अंदर जो अलापुआ था ना वहां पर देखने को मिली थी। तुलसी घाट, क्या लोलार्क घाट इसको बोला जाता है? ये बात बिल्कुल ट्रू है। पांचवा, सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, क्या इसके हेडक्वार्टर्स हमें न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे? द आंसर इज फॉल्स, ये हमें देखने को मिलेंगे ग्वालियर के अंदर। तो ये हो गए कल के 5 क्वेश्चंस के आंसर। इसी तरह से इन 5 क्वेश्चंस का आंसर एट द सेम टाइम जो मैंने आपको पॉलिटी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल हो गया, सोलिसिटर जनरल का क्वेश्चन पूछा है वो, एंड साथ ही साथ नुसांत्रा क्यू न्यूज में था। इन सभी चीजों के आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, फिर मंडे को हम इन सभी को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। राइट, मैं फिर से एक बार रिट्रेट कर दूं, देखो सी सेट की कुछ वीडियोस मैं बना रहा हूं बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम कई बार मैं टाइमली अपलोड नहीं कर पाता हूं, बट मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी मैं और भी वीडियोस दूं। तो जिन्होंने कल वाली जो वीडियो थी टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर अभी तक नहीं देखी है उसको जाकर वो डेफिनेटली देख लें, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। 3 कॉन्सेप्ट मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अच्छे से समझा रखे हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके ले सकते हो। देखो पिछले 1-2 दिनों की मुझे पता है पीडीएफ शायद अपलोड नहीं हुई है, मैंने एक्चुअली टीम को इन्फॉर्म कर दिया है तो वो आज अपलोड वो करवा देंगे। ठीक है ना। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।